नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक प्रैक्टिस सेट है और भी हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। यदि अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा नहीं। यहाँ पर देखिए सघोष व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा गया है। क ख है, ध न है, ज झ है, बा या फिर भा है। तो यहाँ पर सघोष व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा का और खा। जो का और खा व्यंजन होते हैं ये अपने वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है और इसी कारण से ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये कौन से व्यंजन होंगे, ये अघोष व्यंजन होंगे, ना कि सघोष। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमेशा। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। चितेरा है, चावर्ण है, छा है या फिर कुआ है। तो यहाँ पर देखिए चितेरा, छा और कुआ ये तीनों ही तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो चावर्ण है, चावर्ण एक तत्सम शब्द है। क्या है, एक ये तत्सम शब्द है। यदि हम चावर्ण के तद्भव शब्द की बात करें तो उसका तद्भव शब्द निकलता है चबाना। याद रखिएगा, चबाना एक तद्भव शब्द है और जो तत्सम शब्द होगा वो चवर्ण होगा। बाकी जो तीन विकल्प हैं वो भी तद्भव है। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव शब्द नहीं है पूछा गया था, तो चवर्ण आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका तद्भव रूप होता है चबाना। तीसरा प्रश्न, संक्रमक क्रिया के लिए सही वाक्य बताइए। यहाँ पर देखिए संक्रमक क्रिया के लिए आपको सही वाक्य बताना है। कौन सा है, पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है या फिर बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। यहाँ पर देखिए नौकर क्या है, कर्ता है और कर्म क्या है, यहाँ पर रस्सी। कह सकते हैं कि यहाँ नौकर यानी कि कर्ता द्वारा रस्सी यानी कि कर्म को ऐंठने की क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर क्रिया होगी, तो यहाँ पर संक्रमक क्रिया होगी। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द शुद्ध। यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिए हुए हैं और एक विकल्प में तीन शब्द दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन से शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर वीडियो को पुश कर लीजिएगा और अच्छे से चारों विकल्पों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन से शब्द शुद्ध होगा। राइट आंसर आपका होगा बी, उज्जैनी, उच्छिष्ट और उहापो। ये तीनों ही विकल्प यहाँ पर ये तीनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध होंगे बाकी विकल्पों की तुलना में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। बी वाले जितने भी तीन शब्द हैं ये शुद्ध होंगे। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अमर शब्द का विलोम। यहाँ पर देखिए अमर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। मृतक होता है, मृत्यु होता है, मरण होता है या फिर मतर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा मतर्य। याद रखिएगा अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, मतर्य होता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यमुना का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा, कालिंदिनी होगा, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी। यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा कालिंदी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कालिंदी होता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। जब जो बालक है वो सर्वप्रथम भाषा को सीखता है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक कौन सी भाषा को सीखता है, इसके बारे में आपको बताना है। सर्वप्रथम देवभाषा को, राष्ट्रभाषा को, मातृभाषा को या फिर राजभाषा को। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है। कौन सी भाषा को सीखेगा, सर्वप्रथम बालक मातृभाषा को सीखेगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। यहाँ पर आपको बताना है बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है जब भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है। देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या फिर राजभाषा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मातृभाषा। भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो बालक है वह सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छछुंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ। यहाँ पर देखिए इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ पहचानना है। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो छछुंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं। यहाँ पर देखिए कौन सा संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है आपको बताना है। नाम धातु क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, सक्रामक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर सक्रामक क्रिया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संरचना की दृष्टि से जो सक्रामक क्रिया है ये एक भेद नहीं होगा क्रिया का। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। जब समाज लिखा हुआ है इसमें यदि हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। सामाजिक, सामाजिक, यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा सामाजिक। समाज शब्द में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो उसका जो शब्द बनता है वो सामाजिक बनता है। उद्धार में कौन सी संधि, यहाँ पर देखिए उद्धार में कौन सी संधि है पूछा गया है। विसर्ग है, अयादि है, व्यंजन है या फिर गुण है। सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। जो उद्धार है इसमें व्यंजन संधि होगा। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यदि उद्धार का हम संधि विच्छेद करें तो उसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस हार। याद रखिएगा उद्धार का संधि विच्छेद होता है उत प्लस हार। उसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, वज्रदेह में कौन सा समास है। वज्रदेह में कौन सा समास है ये पूछा गया है। द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु समास है। वज्रदेह में समास पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। याद रखिएगा वज्रदेह में कर्मधारय समास होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र दरवाजा है, बेटी पराए घर का धन होती है या फिर निराशा की बदली छाई हुई है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो राइट आंसर आपका होगा बेटी पराए घर का धन होती है। यह वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया के उचित भेद के विकल्प का चयन कीजिए। माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ पर देखिए माली पौधों को पानी दे रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक होगी, सक्रामक होगी, द्विकर्मक होगी या फिर प्रेरणार्थक होगी। तो यहाँ पर देखिए पौधा और पानी, यहाँ पर आपको 2 कर्म दिख रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। याद रखिएगा माली पौधों को पानी दे रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं, स्वानुभूति कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं या फिर रहस्य कहते हैं। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। याद रखिएगा उसे क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय कहेंगे। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बात करें तो स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना उसे आत्म साक्षात्कार कहेंगे। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना उसे स्वानुभूति कहेंगे। और जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे रहस्य कहेंगे। तो इन चारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव? यहाँ पर देखिए उत्साह किस रस का स्थायी भाव पूछा गया है। करुण का है, वीर का है, हास्य का है या फिर श्रृंगार का है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वीर रस। याद रखिएगा उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण की बात करें तो करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। हास्य की हम बात करें तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। और श्रृंगार की हम बात करें तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्साह ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपदान है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या फिर करण कारक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जहां पर किसी वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही होती है तो वहां पर कौन सा कारक होगा? वहां हमेशा अपदान कारक होगा। पेड़ से बंदर कूदा यानी पेड़ से बंदर अलग हो रहा है तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपदान कारक होगा। आपने सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से। इस प्रकार से आप इन कारक को याद कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, किसी भी टेट की एग्जाम यदि तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कारक से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी कारक हैं उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो आपका विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध? यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा छिंद्रान्वेषी। जो छिंद्रान्वेषी दोस्तों यहाँ पर जो वर्तनी होगी वो अशुद्ध होगी। इसका शुद्ध रूप हम जाने तो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा छिंद्रान्वेषी। यहाँ पर जो शुद्ध रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, ना कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है इसके बारे में पूछा गया था। तो बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अवर का विलोम शब्द, यहाँ पर देखिए अवर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, लघु होगा, प्रवर होगा, सुअर होगा या फिर कनिष्ठ होगा। अवर का विलोम शब्द आपको बताना है, राइट आंसर आपका होगा प्रवर। याद रखिएगा अवर का विलोम शब्द प्रवर होता है। लघु का क्या होता है, लघु शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर गुरु और दीर्घ, गुरु और दीर्घ दोनों ही लघु शब्द का विलोम शब्द होता है। सुअर की हम बात करें तो सुअर का कुंवर होता है, कुंवर, कुंवर सुअर का विलोम शब्द होता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ की हम बात करें तो ज्येष्ठ कह लीजिए या फिर वरिष्ठ कह लीजिए, दोनों ही कनिष्ठ के विलोम शब्द है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, अल्पज्ञ का विलोम शब्द, यहाँ पर देखिए अल्पज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है, उन्नति है, बहुज्ञ है, बहिर्द्वंद है या फिर स्वल्प है। तो यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ होता है। उन्नति की बात करें तो उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो औन्नति होता है। बहिर्द्वंद की बात करें तो बहिर्द्वंद का विलोम शब्द होता है अंतर्द्वंद। और स्वल्प की बात करें तो स्वल्प का जो विलोम शब्द होता है वो अत्यधिक होता है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशित का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर देखिए निशित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। रात्रि, रजनी, तम या फिर निशा। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो तम शब्द है ये निशित का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तम का जो अर्थ होता है वो अंधकार होता है। क्या होता है, अंधकार। अंधकार कह लीजिए कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तम होता है। और भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तम कह लीजिए या फिर अंधकार कह लीजिए, इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो तिमिर होते हैं, अंधियारा होता है, ध्वांत होता है, अंधेरा होता है और तमिश्र होता है। ये सभी अंधकार के या फिर तम के पर्यायवाची शब्द है। निशित, निशित की हम बात करें तो निशित के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी, विभावती, रेन, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, तमी, तमिश्र, तमसरा और विभा, ये सभी निशित या फिर रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जिसका वर्णन न किया जा सके के लिए एक वाक्य क्या होगा, आवर्णी होगा, वर्णी होगा, वर्तनी होगा या फिर दर्शनी होगा। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक वाक्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अवर्णी। याद रखिएगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अवर्णी, और जिसका वर्णन किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होता है वर्णी। और दर्शन करने योग्य व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान के लिए आप एक शब्द क्या कह सकते हैं, दर्शनी। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय विराम जो आता है उसको क्या कहते हैं, गति, यति, तुक या फिर गण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यति। याद रखिएगा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। यमक है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर रूपक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुप्रास। याद रखिएगा, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यदि आप इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो माँ वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर कोई से वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर बार बार किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका एकदम सही होगा। चलिए, महाकवि अश्वघोष किस महाकाव्य के प्रणेता है। जो महाकवि अश्वघोष है ये किस महाकाव्य के प्रणेता है, इसके बारे में पूछा गया है। कुमार संभव, कृतार्जुनियम, नेषधि चरित्रम या फिर बुद्ध चरित्रम। राइट आंसर आपका होगा बुद्ध चरित्रम। याद रखिएगा, जो महाकवि अश्वघोष हैं ये बुद्ध चरित्रम महाकाव्य के प्रणेता है। बात करें हम कुमार संभव की तो इसके प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता कालिदास जी होंगे। कृतार्जुनियम की बात करें तो इसके प्रणेता कौन होंगे, तो इसके जो प्रणेता होंगे वो महाकवि भारवी होंगे। नेषधियम चरित्रम की हम बात करें तो इसके जो प्रणेता होंगे वो महाकवि श्री हर्ष होंगे। और बुद्ध चरित्रम के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसके जो प्रणेता होंगे वो कौन होंगे, अश्वघोष जी होंगे। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, शिरीष के फूल किसकी रचना है। जो शिरीष के फूल है ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जयशंकर प्रसाद की या फिर प्रेमचंद की है। तो यहाँ पर शिरीष के फूल के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यहाँ पर देखिए, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, यह सभी के सभी किसकी रचनाएं हैं, तो सभी की सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
मुझे चांद चाहिए जो कि एक काव्य है, इसके रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह है, सुमित्रा नंदन पंत है, गजानन माधव मुक्ति बोध है या फिर सुरेंद्र वर्मा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा। याद रखिएगा, मुझे चांद चाहिए जो कि एक काव्य है, इसके रचयिता सुरेंद्र वर्मा है और इस काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। याद रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो है मुझे चांद चाहिए। कब मिला? तो आपका सन होगा 1996। याद रखिएगा, मुझे चांद चाहिए जो कि एक काव्य है, इसका रचयिता सुरेंद्र वर्मा है और इस काव्य पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन कहते हैं, प्रासंगिक कथन कहते हैं या फिर तर्कसंगत कथन कहते हैं। तो वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम व्यक्त करते हैं आस्था को, कर्तव्यों को, विचारों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम क्या व्यक्त करते हैं? विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है। सूत्र विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी। आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि। याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आज का 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।